नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा की। भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है और इस खबर के बाद से देश में बहस है। तो चीन में बताया जा रहा है कि खलबली है। वहां की सरकार का बयान भी आया है कि वो इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल इन ऐप्स के बारे में भारत सरकार को बैक चैनल इंफॉर्मेशन फ्लो था बाकायदा कि ये हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आम ग्राहकों की, आम लोगों की निजता के लिए भी बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहे थे, इसलिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद इस पूरी कवायद को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। खासतौर से जो आम कंज्यूमर्स हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि पुराने जो डेटा हैं अब उस डेटा का क्या होगा। इसके अलावा नए ऐप्स जो बनाने वाले, जो अब घरेलू ऐप्स के जो डेवलपर्स हैं हमारे लिए, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये फैसला लेकर आया है। इसके अलावा भी जो भी आपके शंकाएं होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, उनका जवाब ढूंढने की आज के शो में हम कोशिश करेंगे। पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं मेहमानों के साथ। चीनी मोबाइल ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक, जासूसी करने वाले 59 ऐप्स पर गिरी गाज। बैन से बंद होंगे टिकटॉक, हेलो, शेयर इट ऐप। यूसी, कैम स्कैनर, वी चैट पर भी गिरी गाज। ऐप बैन से लगी चीन को हजारों करोड़ की चपत। भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के नारों के बीच मोदी सरकार लगातार एक्शन में है। इस बार सरकार ने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। बैन के पीछे आईटी मंत्रालय का कहना है कि इन ऐप से देश की सुरक्षा और नागरिकों की निजता को खतरा है। मंत्रालय ने बताया कि कुछ दिनों से उन्हें शिकायतें मिल रही थीं कि एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध ये ऐप्स बिना यूजर्स की जानकारी के उनके डेटा चुराते और मिसयूज करते हैं। साथ ही डेटा को चीन के सर्वरों पर सेव कर रहे थे। जिन ऐप पर गाज गिरी है उनमें कई मशहूर ऐप्स शामिल हैं, जैसे टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, लाइक, कैम स्कैनर, शीन, क्वाई, बाइडू मैप, केवाई, डीयू बैटरी सेवर, एमआई कम्युनिटी, एमआई स्टोर, डीयू प्राइवेसी, मोबाइल लेजेंड्स, वी फ्लाई, वी सिंक, सेल्फी सिटी, यूसी न्यूज, वीवा वीडियो, स्वीट सेल्फी, वी मेट, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, वॉल्ट हाई, राइडू ट्रांसलेट, यू वीडियो, क्यू लॉन्चर, क्लब फैक्ट्री जैसे ऐप प्रमुख हैं। इनके अलावा ढेरों फैशन, मेकअप और गेमिंग ऐप्स भी बैन की लिस्ट में शामिल हैं। ऐप बैन को भारत के चीन पर डबल अटैक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब जहां चीन भारतीयों के डेटा का मिसयूज नहीं कर पाएगा, वहीं ऐप पर प्रतिबंध से चीनी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए की चपत भी लगेगी। अकेले टिकटॉक के बैन होने से ही इसकी कंपनी को 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी ऐप्स को मिलाकर चीन को कितना नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि हमारे ऐप मार्केट का 40% हिस्सा चाइनीज ऐप्स का है। इस वक्त भारत में 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जिसमें से 66% लोग कम से कम एक चीनी ऐप का इस्तेमाल तो करते ही हैं। भारत में यूसी ब्राउजर को करीब 50 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक और लाइकी भी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ऐप है। टिकटॉक को जहां 12 करोड़ भारतीय चलाते हैं, वहीं लाइकी के देश में 11.5 करोड़ यूजर्स हैं। टिकटॉक पर मौजूद 30% वीडियो भारतीय यूजर्स ही बनाते हैं। कैम स्कैनर को भी बैन किया गया है, जिसे 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं हेलो ऐप के भारत में 5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। जासूसी करने वाले इन 59 चीनी ऐप्स पर बैन से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो यूजर्स इन ऐप का इस्तेमाल करते थे, उन्हें अब इनके विकल्प ढूंढने होंगे जो ऐप स्टोर्स में भरे पड़े हैं। जैसे यूसी ब्राउजर की जगह गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। WPS ऑफिस की जगह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो चैट ऐप जूम की जगह माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल ड्यू, स्काइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कैम स्कैनर की जगह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस,
एडोब स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिकटॉक, लाइकी, वीगो, हेलो की जगह शेयर चैट, मित्रों, फनीमेट, बोलो इंडिया, रोपोसो, ड्यूब स्मैश का इस्तेमाल किया जा सकता है। पबजी मोबाइल की जगह कॉल ऑफ ड्यूटी, गैरेना, फ्री फायर खेल सकते हैं। शेयरिट, जेंडर की जगह फाइल बाय गूगल रख सकते हैं। लाइव मी, क्वाई की जगह पेरिस्कोप, यूसी न्यूज की जगह गूगल न्यूज, पैरेलल स्पेस की जगह ऐप क्लोनर, क्लब फैक्ट्री, शीन की जगह फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इंडिया, कूव से सामान ले सकते हैं। इनके अलावा भी चीनी ऐप्स के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स इस बैंक को भारतीय डेवलपर्स के लिए बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि वो नए नए ऐप्स बनाने के लिए उत्साहित होंगे। वहीं कई भारतीय डेवलपर्स ने तो अपने ऐप्स में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया लिखना भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस चर्चा में मेरे साथ कई खास मेहमान शामिल हैं। वो फटाफट से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, जो कि जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर माली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अमित दुबे साहब, जो कि जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ एलन राव साहब भी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व डीसीपी हैं स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के। डॉक्टर प्रशांत, आपके पास मैं आना चाहूँगा। देखिए, अब बैन तो हो गया है, लेकिन अभी भी अब इसके पीछे जो सरकार का कहना है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इसके अलावा निजता के लिए ये बड़ा खतरा पैदा हो रहे थे, कर रहे थे ये ऐप्स, और इसलिए इनकी पहचान की गई और उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि एक ऐप, एक एप्लीकेशन, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी के लिए खतरा हो सकता है। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये 59 ऐप्स, ऐसा क्या इनका कार्यप्रणाली थी जो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गए। ये जो ऐप्स थे, ये चीन के साइबर वॉरफेयर में यूज किए जाने वाले इनके प्यादे थे, ये इनके फुट सोल्जर्स थे। ये पूरे आपके मोबाइल के फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, माइक्रोफोन, सबका कंट्रोल ले लेते थे। फिर वो हर एक सिटीजन जिसके हाथ में है मोबाइल, उसका डेटा चुराना, उसकी प्रोफाइलिंग करना, उसके डेटा का एनालिसिस करना, या वो उसके लोकेशन तक मार्क करना, या यहाँ तक कि क्या बातें हो रही है उनके बीच में, इवन वॉइस रिकॉर्डिंग तक ये पहुंच चुके थे। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स इन्होंने बना लिए थे, उसमें बैठ के एनालिसिस करते थे। तो दूसरी बात, जैसे कैम स्कैनर है, कैम स्कैनर में जैसे वकील लोग हैं, तो कोई दावा दाखिल करने के पहले या कोई कोटेशन दाखिल करने के पहले कोई बिजनेस वाले लोग हैं, उसको स्कैन कर जाते थे टेंडर भरने के पहले। तो ये पहले ही टेंडर चुरा के उसको देखने की क्षमता रखते थे। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत, हमारी निजता के तहत, इनको पूरा कंट्रोल हो चुका था इस जो एप्स है इनके द्वारा। ये उनका जो प्रॉक्सी वॉर जो हमसे ये लड़ते हैं, ये जो साइबर वॉरफेयर हमारे साथ जो छुपा करते हैं, इसके ये फ्रंट रनर्स थे, ये जो ऐप्स थे वो। और ये ऐप इसीलिए इनको निकालना पड़ा, ताकि जो हमारी बाउंड्रीज को, साइबर बाउंड्रीज को हम सुरक्षित किए रखें। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अमित दुबे के पास चलता हूं। अमित जी, जैसा डॉक्टर प्रशांत कह रहे हैं कि ये भाई हमने ये भी कहा जा रहा है कि ये डिजिटल इकोनॉमिक काउंटर अटैक था भारत की तरफ से, चीन को एक तरह से एक जवाब देने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक पहलू जो लोग जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं इसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ, और खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मामले में, एप्लीकेशंस के मामले में लोग कह रहे हैं कि भाई अब भारतीय लोगों के लिए ऐप्स बनाने के लिए, ऐप्स विकसित करने के लिए एक बड़ा मौका है। आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आप जरा इस पर विस्तार से जरा रोशनी डालें कि कितना बड़ा मौका है ये, और क्या अभी हमारे पास इन ऐप्स का विकल्प है, विशुद्ध भारतीय ऐप्स? देखिए, डेफिनेटली विकल्प है, और ये इतना बड़ा मार्केट है। मैं कुछ नंबर्स देना चाहूंगा कि जो हमने अभी 2-3 एप्लीकेशन जो आपने बताई हैं, कि वीचैट या शेयरिट है या टिकटॉक है, इनकी वैल्यूएशन का अंदाजा है हम लोगों को। जो वीचैट एप्लीकेशन है, ये जो टेंसेंट करके कंपनी है, उसकी खुद की वैल्यूएशन $500 बिलियन है। जो आपका टिकटॉक है, उसकी वैल्यूएशन भी 100 बिलियन के ऊपर है। उसका अभी वैल्यूएशन आया था थोड़े दिन पहले, उन्होंने एक इंडियन कंपनी एक्वायर की थी, $100 बिलियन। आप इंडिया में बताइए कितनी कंपनीज हैं जो $100 बिलियन है। तो ये मार्केट आप समझने की कोशिश कीजिए कि चाहे वो शेयरिट हो या वीचैट हो, जैसा भी प्रशांत जी ने बताया
कि लोगों का डेटा जो चोरी होता था वो अलग एक मार्केट है, वो उसके बियॉन्ड है। क्योंकि अभी मैंने डार्क वेब पे लगातार देखा तो कई बड़ी बड़ी कंपनीज के हम लोग डार्क वेब इनसाइट निकालते हैं तो लोगों के एग्रीमेंट, साइंड एग्रीमेंट और ये सारे डेटा उनको वहाँ मिल रहे थे। अब मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ से लीक हुआ है। धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो वो कैम स्कैनर से स्कैन होकर किसी को भेजा गया था या कुछ दूसरी ऐप से भेजा गया था, तो वो इवेंचुअली वो डेटा कहाँ से कहाँ पहुँचता हुआ डार्क वेब पहुँच जाता है और उसके बाद जो नुकसान पहुंचाने वाले सोर्सेज हैं उसको मिसयूज करते हैं। तो यहाँ कई तरह से तलवार चलती है। एक तो आपकी इकोनॉमी को सीधा डेंट है क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है। आप सोचिए एक एप्लीकेशन $100 बिलियन वर्ल्ड वाइड, इंडिया 30% उसका यूजर है। इसके अलावा फिर वीचैट देखिए और ये 59 सारी एप्लीकेशन आप देखोगे तो इनके 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड है हर एक के। तो दिस इज अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्हिच वी वर लूजिंग। आई थिंक ये अब खुल गया है। अब इंडिया के जो अल्टरनेटिव लोग थे जो कोशिश कर रहे थे, जो लोग जैसे मित्रों आपने भी नाम लिया, कुछ एप्लीकेशंस का लिया, ये लोग घुसेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा इनके भी डाउनलोड है तो ये बढ़ेंगे और इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे नए विकल्प भी आएंगे। मेरे ख्याल से ये इकोनॉमी में जो असर आएगा इंडिया की वो बहुत ज्यादा है। चलिए, तो ये इस तरह से एक आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिसका नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था उसको भी हेल्प करेगा। लेकिन इसमें अब एक नई चुनौती हमारे सामने है। हमारे साथ एल.एन. राव साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस। राव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अब एक नया डायमेंशन जुड़ गया है सिक्योरिटी के मामले में। अब तक हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते थे, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते थे, लेकिन अब लग रहा है कि हमने एक नई छलांग, नई दुनिया में कदम रख दिया है, डिजिटल सिक्योरिटी। और जैसा डॉक्टर माली ने कहा कि हमारी जो डिजिटल बॉर्डर्स हैं अब उनको सुरक्षित करने का वक्त आ गया है। अब सिक्योरिटी के थ्रेट जो हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ चाइना के ही ऐप से आ रहा है। भाई कोई भी ऐप होगा, वो चाहे अमेरिका का ऐप हो, चाहे वो कहीं का भी हो, सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हमारे होंगे। इनफैक्ट हमारे भारत में भी जो बनेंगे, अगर उसमें भी निजता की बात कहीं आती है तो ये सुरक्षा सुनिश्चित करना तो सरकारी एजेंसियों के लिए अब एक बड़ी चुनौती होगी। क्या हम टैकल कर पाएंगे सर इसको? दीपक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि साइबर जो क्राइम है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। दूसरे जो ट्रेडिशनल क्राइम है उनका तो एक जुरिस्डिक्शन होता है, एरिया होता है कि कौन से एरिया में किसी ने कमिट किया है तो उसी एरिया में वहाँ रिपोर्ट होती है। बट साइबर क्राइम जो है ऑल ओवर वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाइड होता है। इसमें कहीं भी आदमी बैठा हुआ कोई क्राइम कर देता है। और जो ये हमारा सिक्योरिटी की जो थ्रेट है अभी ये और ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम डिजिटली होते जा रहे हैं। और डिजिटल में आपने कई बार देखा होगा, बैंक के फ्रॉड हैं, दूसरे मोबाइल पे हैं, दूसरे क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स हो रहे हैं। ये इतने फ्रॉड हो रहे हैं बिकॉज ये धीरे धीरे इसमें जब तक जो हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, नो डाउट हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट उसमें जो खामियां हैं, जो साइबर क्राइम के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो डेफिनेटली हैं और वो रहेंगी। और धीरे धीरे, और जैसा अभी लॉकडाउन ने कई चीज़ें सिखा दी, अभी जो कह रहे थे कि हमें बहुत सी चीज़ें और कुछ हमारे को एक आ गया है कि सीखना पड़ रहा है। जैसे लॉकडाउन के टाइम में कई चीज़ें हैं, अभी डिजिटली कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कोर्ट्स में आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से और भी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो भी हो रही हैं, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीखते जब हमारे पास जो ये आएगा, डिजिटल का काम आ रहा है, तो उसमें हमें अपने आप एक इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं। इसी प्रकार से साइबर की जो थ्रेट है उसको सिक्योरिटी के लिए भी हमारी जो कंपनीज हैं, हमारी जो साइबर को देखते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो डेफिनेटली कोई न कोई सिक्योरिटी के साधन जुटा रहे हैं। और साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट जितने कम से कम हो या हो तो वो बिल्कुल पकड़े जाएं जल्दी से जल्दी। ये सारी कार्रवाई हो रही है। नो डाउट अगर हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो प्रोग्रेस के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम आती हैं, जैसा कि साइंस में कहा गया है बूम, साइंस इज ए बूम एज वेल एज थोड़ा सा दिक्कत भी आती है। तो वही स्थिति यहाँ पर है। तो आई थिंक कि हमारी जो गवर्नमेंट है और दूसरे जो कंपनीज है जो साइबर से डील करती हैं, जो डिजिटल इंडिया की तरफ जा रही हैं जो कंपनीज, वो साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं उनको ठीक से टैकल करेंगे। और ये गवर्नमेंट का जो मूव है ये देखते हैं कितना सक्सेस रहता है इसके अंदर। तो चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगने के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के मन में है और इस विषय पर और ज्यादा बातचीत के लिए हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर माली, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन के पास एक बाकायदा साइबर आर्मी है जिसका वो उपयोग भारत के खिलाफ करता रहा है। मास्टर ऑफ प्रोपोगेंडा भी कहा जाता है चीन को। तो और यहाँ तक कि वो दूसरे ऐप्स को तो अपने यहाँ अलाउ करता नहीं है। गूगल वहाँ नहीं है, फेसबुक वहाँ नहीं है, व्हाट्सएप वहाँ पर नहीं है, और अपने ऐप्स जो हैं उसकी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ये एक तरह से मोनोपोली जो है वो चीन की चलती रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि क्या सिर्फ
हम ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर जागरूक चीन के ऐप्स को लेकर हुए हैं, क्या आपको लगता है कि हमें बाकी ऐप्स के मामले में भी ऐसी ही कठोर कार्रवाई जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो और लोगों की पर्सनल निजता के लिए खतरा बने, उन पर भी करने की जरूरत है? डेफिनेटली आगे चल के जो हमारी एजेंसीज है, इनको ये कांस्टेंट ऑडिट लेखा परीक्षा करते रहना चाहिए कि ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जिन एप्स में है, जिन डिजिटल वैलेट्स के अंदर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, कितना डेटा वो चाइना के सर्वर पे भेजते हैं, इनके लॉग का एनालिसिस करना जरूरी है। क्या ये वही काम तो नहीं कर रहे जिनको बैन किया हुआ ऐप जो कर रहे थे, कई यही वही काम तो नहीं कर रहे हैं? क्या ये जो बाकी कंपनीज है, बाकी जो बैकडोर एंट्री से जो चाइनीज ऐप हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यूएस के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन जो चाइना ओनर है उसका या चाइनीज कंपनियां उसकी ओनर है, उन ऐप्स को ये नेक्स्ट श्रेणी में हमको डालना है और उसका पूरा लेखा परीक्षण करना है, इसका साइबर ऑडिट करना है, फोरेंसिक ऑडिट करना पड़ेगा कि कितना डेटा बाहर जा रहा है, कितना डेटा बाहर की साइबर बाउंड्री से बाहर जा रहा है। ये सही वक्त है, हमने पहली पहल है, मैं तो कहूंगा कि आगे चल के हमें 2-4 और स्टेप्स लेनी है, जिससे हम ये जितने भी ऐसे ऐप्स हैं जो हमारा डेटा, हमारा निजता का डेटा, हमारे जो फाइनेंशियल डेटा है, जो इकोनॉमिक स्पिनियज करने को चीन को मदद करता है, ऐसे वाले ऐप्स को भी, जो फिनटेक कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट है, उन वैसे वाले ऐप्स को भी इनको ऑडिट में डालना चाहिए। और अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अगर उनको वार्निंग दी जाए या फिर उनके खिलाफ भी बैनिंग का या ब्लॉकिंग का जो इनका जो लॉ के तहत इनको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तभी हम पूरे वर्ल्ड को बता पाएंगे कि हम हमारी साइबर बाउंड्रीज को मैनेज करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऑलराइट सर। अमित, अब एक छोटा सा सवाल मैं फटाफट से आऊंगा जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूं, बड़े कंफ्यूजन लोगों में। लोग कह रहे हैं कि ठीक है बैन हो गया, अब वो पहले प्ले स्टोर पर एक कंफ्यूजन चल रहा था कि वो वहां पर दिख रहा है, लेकिन अब शायद वो वहां से हट गया है। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि जो ऑलरेडी जिनका डाउनलोडेड है उनमें उनको अभी भी नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं इन एप्लीकेशंस में, खासकर टिकटॉक वाले लोगों में कंफ्यूजन है। और दूसरा कंफ्यूजन है कि जो ऑलरेडी उनका डेटा पहले का है या जो कंटेंट उनका है उसका क्या होगा? देखिए, ऐसा अभी पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया गया है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अभी जैसे कि आपने देखा कि प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, प्ले स्टोर पे अभी भी कई सारी दूसरे वर्जन्स इसके अवेलेबल भी हैं, और ये सिर्फ गूगल पे नहीं है, ये कई सारे प्ले स्टोर पर होता है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि बाकी प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड करके यूज कर पा रहे होंगे। जो रियल ब्लॉकिंग है वो तब होगी जब इनके जो, जैसे मोस्ट ऑफ दीज एप्लीकेशंस आर क्लाइंट सर्वर बेस्ड, इनके सर्वर्स होते हैं जहां इनका डेटा जाता है, फिर प्रोसेस होके वो शेयर होता है, उनको इनक्रिप्ट किया जाता है, रीसाइजिंग की जाती है। तो ये सारी चीजें चाइना के सर्वर पर होती थी। यदि वो सर्वर्स ब्लॉक होंगे और जहां जहां ये सर्वर्स हैं तब जाके वो एक्चुअल सर्विसिंग ब्लॉक हो पाएगी। तो इसलिए अभी भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं और एप्लीकेशन काम कर रही है कुछ हद तक, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। धीरे धीरे ये जो मीटी डिपार्टमेंट हमारा वो गाइडलाइन लेगा और उसके बाद इसको कंप्लीट ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी। जैसा मैंने कहा, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक करना इतना आसान नहीं है। अमित जी, हाँ ठीक है। अमित, मैं सवाल पूछना चाहूंगा। अब सीधा सवाल मेरा ये है अमित कि सरकार ने इसको ब्लॉक कर दिया या बैन कर दिया या इनिशियल बैन जो भी किया, अगर मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आज की डेट में टिकटॉक डाउनलोड कर लेता हूं तो क्या मैं इलीगल काम कर रहा हूं? देखिए, इस पे अभी क्लियर नहीं है, लीगल और लीगलिटी के बारे में साइबर लॉ एक्सपर्ट माली जी है, वो शायद ज्यादा अच्छे से कोट कर पाएंगे, पर ये अभी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, माली जी से पूछ लेते हैं। और मैं आता हूं अमित आता हूं, माली जी से पूछ लेते हैं। मुझे लगता है सवाल उठा है तो फटाफट से जवाब भी ले लेना चाहिए। अमित आ रहा हूं। माली जी जरा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, क्या मैं इलीगल काम करूंगा अगर मैं टिकटॉक डाउनलोड कर लूं? अभी भारत में अनऑथराइज्ड एक्सेस सेक्शन 43A रीड विद सेक्शन 66 के तहत क्राइम है और इसके पनिशमेंट अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 5 lakhs ऑफ फाइन है इसकी। तो आप अगर सरकार का जो ऑर्डर है, जो कि एक कानूनन ऑर्डर है, उसकी अगर आप उसके खिलाफ जाके कुछ करेंगे तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस माना जाएगा और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस आपके साथ सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है। ओके अच्छा, माली जी ये भी क्लियर कर दीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी टिकटॉक या दूसरे एप्स इंस्टॉल्ड हैं, 59 में से 3-4 इंस्टॉल अगर हैं और मैंने उन्हें अनइंस्टॉल नहीं किया, वो मेरे साथ कंटिन्यू है मेरे पास, तो वो क्या वो उसको कैरी करना मेरे मोबाइल में ये लीगल होगा या इलीगल होगा? देखो, अभी आप जो एप्स आपके पास है, आप
आपका उस सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं होगा। आप अगर आपके ऐप से वीपीएन द्वारा उस सर्वर के साथ कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे या कोई और माध्यम से भारत में रह के उस सर्वर के साथ कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो वो डेफिनेटली इलीगल होगा। यही आप अगर यूएस जाते हैं या कोई और कंट्रीज में जाके किसी ऐप को उसी आईडी से यूज करेंगे तो वो इलीगल नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब अमित जी थोड़ा ये भी बता दीजिए कि कुछ लोगों ने जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर हैं, मैं देख रहा हूं कि उन्होंने ऑलरेडी शॉपिंग की हुई है, ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। तो ये जो ब्लॉक या बैन लगा है उनके ऑर्डर्स का क्या होगा? जो पहले वो उनकी जो अब तक डिलीवरी नहीं हुई है तो वो डिलीवर होंगे, उनका पैसा वापस हो जाएगा? क्या बाउंड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनको डिलीवरी करने के लिए, या वो बोलेंगे कि क्योंकि बैन लग गया अब तो भूल जाइए? देखिए, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप होता है। डेफिनेटली यदि कोई चीज ऐसी डिलीवर होनी है हो जाएगी अभी, और ये एकदम से जैसे मैंने कहा पूरी तरीके से अभी ब्लॉक नहीं हुआ है। मीटी से मैंने सुबह भी बातचीत करने की कोशिश की, क्या क्या स्टेप होंगे फर्दर वो भी गाइडलाइन बना रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बताया माली जी ने कि लोग वीपीएन से भी एक्सेस करके ले सकते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो पूरी कोशिश करेगा कि आपको सर्विस दे। बैन इंडियन ज्यूरिडिक्शन में है, हमने बैन कर रखा है, तो वो बाकी जगह तो सर्विस वैसी दे रहा है। तो यदि जो भी यहाँ डिलीवरी होनी है वो भी ऑनलाइन ही होनी है, कुछ ऐसा है तो जरूर होगा वो, और वो एक्सेस भी हो सकता है। वो कई सारे प्रोविजंस होते हैं जो लोग कर लेंगे यूज, इलीगल होंगे वो बात अलग है, लेकिन एकदम से ब्लॉक पूरी तरीके से नहीं हुआ है। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बाद ब्लॉक होगा, तब तक जो भी ऐसी पेंडिंग चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। मेजर जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से वो डेटा पर होना चाहिए। दीपक जी, जो आपका सवाल था मेरे ख्याल से कि डेटा का क्या होगा, क्योंकि डेटा ऑलरेडी उनके सर्वर पर है। हाँ सर, संक्षेप में। और उस पे मेरे ख्याल से हम लोगों को ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए कि अभी हम बार-बार डेटा प्रोटेक्शन और डेटा के लिए ही बैन की गई हैं एप्लीकेशंस। तो अब तो वो तो जो चला गया, आगे ना जाए इसके लिए बैन किया गया है। अब मेरा डेटा मैं वापस ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? क्या मेरी कोई गाइडलाइन ऐसी है कि मुझसे वापस सर्वर यदि ब्लॉक हो गया, अब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे ख्याल से उस पर अभी विवेचना करने की जरूरत है कि वीपीएन के थ्रू तो आप ले ही लोगे, क्योंकि उसने ब्लॉक नहीं किया है आपको एक्सेस, हमने ब्लॉक किया है। तो वो सर्वर पर है, तो देयर आर तरीके हैं कि आप डेटा ले सकते हो, डेटा कहीं जाएगा नहीं। आप अच्छा, ठीक है सर। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये जो दर्शकों के जो कंफ्यूजन थे, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक दूर हुए होंगे। हमने इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी के पूरे सिनारियो से लेकर आम लोगों के मन में जो सवाल थे उन सबको एड्रेस करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत माली वक्त निकालने के लिए। अमित दुबे, थैंक यू सो मच। और एलन राव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।